जो कहते हैं ना कि सर फिजिक्स में कम से कम ऐसे कुछ चैप्टर बता दो जो 20-25 नंबर जिससे आ जाए सर, जिससे हमारा कम से कम तो 95 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल सर क्रॉस कर दे। इस पूरे चैप्टर में सारा का सारा खेल बच्चों एक्चुअली डायरेक्शन का है, और वो भी डायरेक्शन मोस्टली कहाँ से आता है सर, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट। पूरे टॉपिक में कुछ नहीं भी करना चाहो ना, इस टॉपिक से अगर कुछ करने का मन नहीं है फिर भी कम से कम एलसीआर करके जाना। इस चैप्टर के आधे सवाल फर्स्ट टॉपिक से भरे पड़े हैं, जो पहला बेसिक फार्मूला है ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का और चार्ज फ्लो का। हेलो एवरीवन, गणितज्ञ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर क्लास 12 के। देखो, शुरू के चैप्टर जो थे रोटेशनल डायनामिक्स थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड था, केटीजी था, थर्मोडायनामिक्स था, ऑसिलेशन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुपरपोजिशन ऑफ वेव था। ये सब वो चैप्टर हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ उन चैप्टर्स का जो कंपैरेटिवली बच्चे आसान हैं। जो कहते हैं ना कि सर फिजिक्स में कम से कम ऐसे कुछ चैप्टर बता दो जो 20-25 नंबर जिससे आ जाए सर, जिससे हमारा कम से कम तो 95 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल सर क्रॉस कर दे। आज बात होगी इन्हीं 4 चैप्टर की। ये चैप्टर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आसान है। तो जो बच्चे फिजिक्स में जिनका बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, जो मतलब स्ट्रगल करते हैं कि सर 50 में कैसे भी 10-15 नंबर भी आ जाए, या 10-15 नंबर सर आ रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाना है हमें, उसके लिए बच्चों ये सब चैप्टर्स आपके लिए है। पिछले वाले वीडियो में मैंने सारे डिफ़िकल्ट चैप्टर का जिक्र किया था। आज मैं जिक्र करूंगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आसान चैप्टर्स की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर छोड़ दो तो बाकी सब जो है वो मीडियम एवरेज लेवल के हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहूँगा आपको। इसमें देखो बच्चों, एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहली बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। सर क्या क्या चैप्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हैं क्लास 12 में। पहली बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एसी सर्किट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 सवाल, करंट से 2 सवाल, एमडब्ल्यूसी से 3 सवाल। और अच्छी बात है कि एमडब्ल्यूसी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आसान होता है। मैग्नेटिक मटेरियल सबसे आसान, लेकिन 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मॉडरेट लेवल का है, 3 मार्क्स का। एसी सर्किट 3 मार्क्स का। और मैं बताऊं, ये बात हमेशा कहता हूं, पर्टिकुलरली वो बच्चे जो 11th में जेई की तैयारी करना शुरू किया था, बट कहीं ना कहीं किसी वजह से उनकी तैयारी थोड़ी छूट गई है, या जिनका बैकलॉग हो गया है, या जो इस तैयारी की रेस में कहीं ना कहीं पीछे चले गए हैं। बच्चों, आप लोग के लिए मैं एक बात ऑनेस्टली बताता हूँ, अभी वक्त है कि आप जेई से सीईटी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अब लास्ट में अगर आप शिफ्ट होइएगा तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा सीईटी के पैटर्न को समझने का। देखिए, दोनों एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग है, दोनों में कंपटीशन अलग अलग है। सीईटी में सिर्फ 12वीं सवाल आते हैं, जेई में 11वीं 12वीं दोनों में सवाल आते हैं। जेई में 90 परसेंटाइल अगर आ भी गया तो कुछ खास होने वाला नहीं है। सीईटी में अगर 90 परसेंटाइल आ जाएगा तो ढंग का कॉलेज मिल जाएगा। सीईटी का कंपटीशन, सीईटी में 80% क्लास 12 के चैप्टर्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने अभी भी चालू किया तो यहाँ से भी जनवरी तक, या नेक्स्ट सेशन जो अप्रैल में होने वाला है, वहाँ तक मैं बताऊँ बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए बच्चों, और वैसे भी अगर आपके स्टेट में, अगर हमारे स्टेट में इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें पढ़ने के लिए बाकी पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, तो वो अगर हमारे घर में है तो हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। अगर हमें डोमिसाइल उसका है, अगर हमें ही सिर्फ परमिशन है वो एग्ज़ाम देने की, बाकी दूसरे स्टेट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो फ़ायदा उठाइए ना इस चीज़ का। जैसे कि एग्जांपल समझो, एक चैप्टर है बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने इजी डाला है क्योंकि 12th क्लास में स्टेट बोर्ड के सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू ही होता है किरचॉफ लॉ से। जबकि एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो उसके पहले पूरी राम कहानी है भाई साहब, पूरी रामायण लिखी गई है उसमें। सो मेरा बेसिकली कहना यह है कि अगर आपकी प्रिपरेशन 11वीं में बेहतर नहीं हो पाई है तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप सीईटी की तरफ शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि वैसे भी 90% जेई के बच्चे जो महाराष्ट्र के हैं वो भले ही जेई की तैयारी करते हैं, एडमिशन लेते हैं सीईटी कैप राउंड से। अच्छा, चलिए अब जिक्र करते हैं इन चीज़ों का। कहानी समझो सर। सबसे पहले जिक्र करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। डिफिकल्ट चैप्टर्स है, लेकिन अगर सीईटी के पैटर्न को समझोगे, पिछले 5 साल के पेपर को आप एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सीईटी के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक एक्चुअली में कैपेसिटर है। खूब भर भर के सवाल आते हैं, चाहे वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो, चाहे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हो, खूब सवाल आते हैं। तो पहला जो है बच्चों वो है एक्चुअली कैपेसिटर। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। गॉस लॉ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्फीयर, है ना, स्फीयर अंदर में पूछते हैं, बाहर में पूछते हैं, कंडक्टिंग का पूछता है, नॉन कंडक्टिंग का पूछता है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल फार्मूला टाइप। और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल।
किसी भी डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सिस पे, इक्वेटर पे क्या फील्ड होता है। सिमिलरली इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है एक्सिस पे, पोटेंशियल क्या होता है इक्वेटर पे। ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं बच्चों। बट फिर भी इस पूरे चैप्टर में एक तो थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, इसमें जो सबसे ज़रूरी है पढ़ना आपके लिए क्या है सर, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर में भी क्या, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, बस। और इसके लिए क्या बेसिस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार बच्चा ऐसा होता है कि सर हमारा तो बेसिक बहुत ख़राब है सर, कुछ बता दो कि इसके पहले क्या पढ़े। बच्चों इसके लिए पढ़ना है क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, क्योंकि वहाँ वो चैप्टर जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जैसा कि मैंने बताया ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12 के जो 12वीं के स्टेट बोर्ड में चैप्टर है उसमें बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है, मतलब आपको बहुत कम पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी देखोगे तो भाई साहब बहुत कुछ है। इसमें सबसे ज़रूरी मैं बताऊं, सबसे ज़रूरी है ही क्या, केसीएल, केवीएल है और पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रीज, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर एंड वोल्टमीटर, ये है टॉपिक जो मस्ट करना है आपको। इनफैक्ट मैं बताऊं चैप्टर छोटा है तो बहुत ज़्यादा मतलब यही कंटेंट पूरे चैप्टर में भी है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, मीटर ब्रीज, पोटेंशियोमीटर, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रीज, केसीएल, केवीएल, इतना ही है चैप्टर में ही। तो जो है क्लास 12 का वो मैंने ज़रूरी कैटेगरी में डाला है, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। और अब ध्यान से देखिए, चैप्टर भले ही छोटा है लेकिन इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पक्का मस्ट आने वाले हैं। अब बारी है कि सर ये चैप्टर ठीक करने के लिए, फिजिक्स का इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 11th का क्या पढ़ना है बच्चों, वो है हमारा 11th का करंट। जहाँ से वो ख़त्म हुआ है यहाँ से शुरू होता है। तो ऑफकोर्स पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ब्रीफ में एक आइडिया ले लीजिए। और थोड़ा सा 10th वाला, ओम्स लॉ क्या है, उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, R = ρL/A का फार्मूला कहाँ से आया था या उसका मतलब क्या था, कैसे वो यूज़ करना था, R = ρL/A एंड ऑल। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई साहब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 3 सवाल आते हैं बच्चों सीईटी में। सबसे पहले क्या ज़रूरी है मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए, मैं क्या ज़रूरी है इसके पहले मैं बता दूं, इस पूरे चैप्टर में सारा का सारा खेल बच्चों एक्चुअली डायरेक्शन का है। और वो भी डायरेक्शन मोस्टली कहाँ से आता है सर, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। A क्रॉस B = AB sin θ × n। वो जो AB sin θ, उसमें जो A क्रॉस B = AB sin θ, वो जो n है ना, वो सारा खेल इस चैप्टर में इसी n का है। जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बोथ एंड बी के, उसका खेल है। ठीक है, अब समझिए क्या क्या ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्लास 11 का वेक्टर, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट का जिक्र था, पूरा वेक्टर नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना ज़रूरी है। क्या क्या ज़रूरी टॉपिक है, सर्कुलर कॉइल एंड स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताइए, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड μ/n, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है मूविंग चार्ज पर जब वो भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, मतलब जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, तो किस तरीके से वो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है, उसका रेडियस क्या होता है सर, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। इस पे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। पहले ये चार्ज, पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर बोलेगा प्रोटॉन है, फिर बोलेगा अल्फा पार्टिकल है, बताओ रेडियस का रेशो क्या है। तो ये वाला टॉपिक जो है, जिसमें चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली और उसकी वजह से वो गोल गोल घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, रेडियस का एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है, फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, V0I1I2/2πd जिसमें फार्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ का, वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। सो मुझे लगता है कि ये 4 टॉपिक अगर आपने कर लिया तो ये चैप्टर लगभग आप कवर हो जाता है। बट फिर से बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए क्लास 11th का वेक्टर्स आपको अच्छे से आना बच्चों बहुत ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। सिंगल क्वेश्चन लेकिन हमेशा आसान, रटे रटाए सवाल आते हैं। क्या ज़रूरी है, अलग अलग बार आपके लिए ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो एक एक लाइन का डेफिनेशन है ना फार्मूला वाला, वो ज़रूरी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी = परमिएबिलिटी डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये फार्मूला वही पूछ लेता है सर। यहाँ से सर ससेप्टिबिलिटी = रिलेटिव परमिएबिलिटी -1, इस पे सवाल आ जाता है। या फिर हिस्टेरिसिस कर्व हो गया, कोई भी बार मैग्नेट किसी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में अगर रहा तो वो किस तरीके से ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो पूछ लेता है। मैग्नेटिक मोमेंट, किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है NIA, वो पूछता है। या फिर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का EV/2, वो पूछता है।
तो छोटा चैप्टर है, करना ज़रूरी है। इसके लिए बेसिक्स क्या है, इसके पहले चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही ज़रूरी है इस चैप्टर करने के लिए। मतलब अगर आप कर रहे हो चैप्टर कंप्लीट, अगर आप चैप्टर करना चाह रहे हो, तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले MSc करो, समझे। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करना और इसके बाद चैप्टर करना, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है इस चीज़ का। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्या चैप्टर, ओहो हो, मेरा फेवरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मुझे बड़ा पसंद है चैप्टर, क्योंकि इसके देखना आधे सवाल तो फर्स्ट टॉपिक से भरे पड़े हैं। इस चैप्टर के आधे सवाल फर्स्ट टॉपिक से भरे पड़े हैं, जो पहला बेसिक फार्मूला है EMF का, इंड्यूस्ड EMF का, इंड्यूस्ड करंट का और चार्ज फ्लोन का। सो फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला टॉपिक है, इनफैक्ट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही वाला है। उसके बाद सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर से खूब सवाल आते हैं। ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक एग्जाम में कभी मत छोड़ना। रीजन क्या है भाई साहब, बस दो फॉर्मूला है, ES/EP इज इक्वल टू NS/NP एंड ES इंटू IS। 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर के लिए EP इंटू IP, बस सारे सवाल इसमें सॉल्व हो जाते हैं। और ज़रूरी क्या है, मोशनल EMF है, फोर्स है, पावर है, ये सब ज़रूरी है टॉपिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है। सर EMI ठीक करने के लिए एक बात तो समझ में आया कि सबसे ज़रूरी है फैराडेस लॉस को समझना, जो कि एक्चुअली इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। सर बेसिक्स क्या है, इसमें और कोई प्रीवियस चैप्टर का रोल है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। इसमें बेसिक ज़रूरी है, सिंपल क्लास 10th का। चार्ज क्या होता है, करंट हम कैसे निकालते हैं, पावर का फार्मूला क्या होता है, V इंटू I, वो सब बेसिक बात। मतलब ये चैप्टर आप यहाँ से भी शुरू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले का कुछ है नहीं, इसके पहले का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, बस फंडामेंटल जो क्लास 9-10 में पढ़ते आ रहे हो, पढ़े हो ना। हाँ जी, बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे। और ये टॉपिक जो है AC सर्किट, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, तुम देखना एक ही इसमें सबसे ज़रूरी टॉपिक है जिसके सारे फॉर्मूले बार बार कई बार पूछा गया है। और अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है उसका नाम है LCR सीरीज सर्किट, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर साथ में जुड़ा रहता है। करंट का एक्सप्रेशन, वोल्टेज का एक्सप्रेशन, फेज डिफरेंस, इम्पेडेंस, ये सब खूब पूछता है भाई। पूरे टॉपिक में कुछ नहीं भी करना चाहो ना, इस टॉपिक से अगर कुछ करने का मन नहीं है, फिर भी कम से कम LCR करके जाना, LCR करके जाना। उसके बाद रेजोनेंस, LR, CR सर्किट, और फिर इसी का हिस्सा है LCR का एवरेज पावर डिसिपेटेड, पावर फैक्टर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, जिसमें पावर एवरेज जो निकालते हैं, हर जगह हमने पावर क्या पढ़ा था सर, VRMS इंटू IRMS, बट इसमें VRMS इंटू IRMS इंटू क्या है, cos phi। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ ना बच्चा, तो ये टॉपिक भी एक्चुअली पहले वाले का हिस्सा है। मतलब AC सर्किट में सबसे ज़्यादा काम का अगर कोई आपके लिए टॉपिक है तो बच्चों वो है LCR सीरीज सर्किट, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि जीटा बैचेस इस बार हमारा शुरू हो चुका है बहुत पहले ही, क्योंकि एग्ज़ाम पहले आ गया है, जनवरी में पहला शिफ्ट है। ये हमारा ईयर लॉन्ग कोर्स होता है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का कोर्स यही होता है। और इसमें कंप्लीट PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों है। हर चैप्टर के बाद चैप्टर टेस्ट है, इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स होते हैं, और ये ऐप पे अवेलेबल है। चलिए, किसी भी सुझाव के लिए, किसी भी कठिनाई के लिए, किसी भी परेशानी के लिए गणित अंक हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।